दोस्तों हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम डिस्कस करें 5 से 10 सालों के जो भी वेरियस सेक्शंस होते हैं, जैसे कि HPGK होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह वगैरह। तो अच्छे से फॉलो करिए इस सीरीज़ को। अगर 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स फुली सोल्व्ड अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल आंसर की आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप जरूर करना 9816401767। मैं हूँ शम्मी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है, जुपिटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और सबसे छोटा कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा आप सभी के आंसर्स का। विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? अब यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, पजल करने के लिए कई बार साउदर्न हेमिस्फीयर पूछ लेता है, कई बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हम कहाँ पे रहते हैं? हम रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सपोज करिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। जब सूर्य जो है ये है सूर्य, तो जब बिल्कुल मध्य में होता है सूर्य, तो दिन और रात बराबर होते हैं। जब ये सूर्य ऊपर जाएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा। जब सूर्य जो है सौदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगा तब क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सबसे छोटा दिन जो होता है वो कब होता है? वो होता है दिसंबर में। तो 22 दिसंबर आपको याद रखना है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 21 जून को होता है, क्योंकि सूर्य ऊपर होता है यहाँ पे। अब दोस्तों और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आपने कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में सुना होगा। सूर्य जब सबसे ऊपर जाता है तो वो कहाँ होता है? कर्क रेखा के ऊपर होता है। जब सूर्य सबसे नीचे आता है तो कहाँ पे होता है? मकर रेखा में होता है। और भूमध्य रेखा जो है उसके बारे में तो आपको पता ही है, दिन और रात बराबर। तो अगर सपोज करिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जगह सौदर्न हेमिस्फीयर पूछा जाता और बोला जाता कि शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा होता है, यानी कि 21 जून। तो ये सारे कंसेप्ट आपको जियोग्राफी के अच्छे से देखने पड़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉक्स, इसको जरूर पढ़ के जाइए। विच इज एन इग्नेस रॉक? आग्नेय चट्टान, हिंदी में आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो सही आंसर क्या है? तो ये दोस्तों ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों कैसी होती हैं? इग्नेस रॉक्स होती हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, 3 टाइप्स की जो रॉक्स होती हैं उनको पढ़ के जाना है। आगे आपको यह भी पढ़ना है कि कौन सी रॉक जो है जब कन्वर्ट होती है तो क्या बनती है। जैसे कि मैं नॉर्मली लाइमस्टोन की बात करूं तो वो मार्बल बन जाता है। तो बाकी जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं उनके नाम भी याद रखने हैं। सीधा पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी चट्टान का टाइप है एंड सोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरेशियन प्लेट्यू जो है दोस्तों कहाँ पे है? जैसे कि हम तिब्बत प्लेट्यू के बारे में जानते हैं जो हिमालय के ऊपर है, वैसे ही काफ़ी सारे प्लेट्यू होते हैं। यहाँ पे प्लेट्यू क्या होता है, कोई एक पर्वत है तो उसके ऊपर जो है समतल एक पहाड़ी होगी, यहाँ ज़मीन है तो ये प्लेट्यू होता है जो ऊपर बिल्कुल समतल होता है। तो ये जो लोरेशियन पठार है ये कहाँ पे है? तो ये कनाडा में देखने को मिलता है। ये ऑप्शन सही है। और कनाडा जो है ओटावा इसकी कैपिटल है। ये चीज़ें भी आपको अच्छे से देखनी है। स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट रहता है। और आपने अगर जो सीरीज़ हमने चलाई है उसको अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपने ये देखा पिछले कुछ टाइम से कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसको अच्छे से देखो। मैक्सिमम वेदर एक्टिविटीज़ जो हैं कहाँ पे होती हैं? जैसे कि बारिश आ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है मौसम से संबंधित, तो ये होता है दोस्तों क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। तो आपको ये याद रखना है। और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड आइनोस्फीयर में होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल जो है, इसको कब अडोप्ट किया गया था? तो इसको 1997 में अडोप्ट किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्योटो पार्टिकुलर एक जगह है, आपको कमेंट करके बताना है कि क्योटो जगह कहाँ पे है। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1997 में किस कंट्री में हमें देखने को मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स लैटिट्यूड जोन। तो ये भी बेसिकली एक जियोग्राफी की टर्म है। हॉर्स लैटिट्यूड ये कौन सा जोन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है? अब देखो ये है हमारी अर्थ, यहाँ पे होता है इक्वेटर। तो इस एरिया में डोल्ड्रम होता है, बहुत ही कम प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों हम पोल्स में जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो जैसे हॉर्स लैटिट्यूड है, अगर हॉर्स लैटिट्यूड होगा इसका मतलब हाई प्रेशर होगा वहाँ पे।
विच इज़ नॉट ए परमानेंट विंड। अच्छा ध्यान देना, जैसे कि ये इक्वेटर है तो डोलड्रम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आगे वेस्टरलाइज वेस्ट की तरफ से आती हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं पार्टिकुलर जगह पे होती हैं, पोलर विंड्स यहाँ पे, तो ये परमानेंट होती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन मानसून क्या है, इसमें ला निन्ना, एल निनो, पेरू या फिर जो साउथ अमेरिका है, जो कंटिनेंट है, वहाँ से जो हवाएं आती हैं, अगर गर्म हवा आएगी तो बरसात जो है उसमें डिले हो जाएगा, अगर ठंडी हवा आएगी तो बरसात जो है इंडिया में जल्दी आ जाएगी। तो मानसून जो है ये एक टेम्पोरेरी विंड है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकल विंड ब्लोस इन स्पेन। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेवेंटर जो है ये कहाँ पे बहती है, तो आंसर होता है स्पेन। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है स्पेन में कौन सी लोकल विंड हमें देखने को मिलती है, लेवेंटर आपको याद रखना है। तो कुल मिला के अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ रट के जा रहे हो एग्जाम में, मुश्किल होगी, समझ कर जाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। विच आइसोप्लैथ, हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी मैं कोई टॉपिक बताता हूँ तो क्या करो, गूगल पर या यूट्यूब पर सीधा सर्च करो, आइसोप्लैथ आप सर्च करना, जितने भी आइसोप्लैथ हैं इंपॉर्टेंट याद रख लेना। विच आइसोप्लैथ डिनोट्स इक्वल टेम्परेचर। तो ये जो इक्वल टेम्परेचर होता है, सपोज करो कि हमारा शिमला है, वहाँ पे 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में। अगर अमेरिका में भी कोई ऐसा प्लेस है वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, तो सेम टेम्परेचर वाले प्लेसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स। बाकी सूर्य की रोशनी वाले पूछे जाते हैं, लवणता वाले पूछे जाते हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं। जैसे कि ये टर्म्स जो हैं, आइसोहेलिन क्या होता है, आइसोफाइट्स क्या होते हैं, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन। अच्छा ओशंस जो हैं, जैसे अमेरिका साइड जो है या फिर यूरोप, इस साइड जो ओशंस होंगे बिजी होंगे, क्यों, क्योंकि महाशक्ति है यूएसए, और यहाँ यूरोप काफ़ी विकसित है, तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ऑलरेडी या फिर ओबियसली यही जो ओशन है सबसे बिजी हो जाएगा। तो अमेरिका और यूरोप के आसपास अटलांटिक ओशन हमें देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। अच्छा ध्यान देना, आपको पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक याद रखनी है, आपको इंडिया की हाईएस्ट पीक याद रखनी है, आपको अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची चोटी जो है वो याद रखनी है, और बाकी जैसे यूरोप की, अमेरिका की, अफ्रीका की, ये आपको ऑप्शनल याद रखनी है। अगर याद कर सकते हो तो करिए, हालांकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, लेकिन जो मैंने बताई ये तो आपको पता होनी ही चाहिए और मैक्सिमम होंगी भी। तो अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी जो है विंडसन मैसिव है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। उसके बाद मिसिसिपी जो है एक मसूरी है, तो ये कौन सी चीज़ है, ये जो मिसिसिपी मिसूरी हमने देखी, तो ये एक नदी है, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि ये रिवर जो है किस कंटिनेंट में या किस कंट्री में बहती है। कंट्रीज ज़्यादा भी हो सकती हैं रिवर्स के हिसाब से, तो कंटिनेंट बता देना बेटर रहेगा। उसके बाद लेक बैकाल एक सुपीरियर है, ये सबसे बड़ी है, और एक सबसे गहरी है, ठीक है। तो लेक बैकाल आपको याद रखनी है, सबसे गहरी है, कहाँ पे है, तो ये दोस्तों रशिया में देखने को मिलती है, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पिछले साल ही ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिले थे। देखो दोस्तों स्टार्टिंग में 9 थी, ठीक है, लेकिन 2 मर्ज हो गई आपस में, तो 8 बन गई हैं, तो बी ऑप्शन सही है। हालांकि उससे भी पहले कुछ अलग डाटा था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो है और लद्दाख जो है ये 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनी हैं, तो ये सारी आपको अच्छे से देखनी है। यहाँ पे इस बच्चे ने एक्सप्लेन भी किया है, सारी की सारी यहाँ पे दर्शाई भी गई हैं। दमन एंड दीव जो है इसको दादर नगर हवेली से कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, तो अब 8 हो गई, पहले 9 थी। काराकोरम माउंटेन पास जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, काफ़ी फेमस है ये माउंटेन पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कोल्ड एज सोरो ऑफ बिहार। रात को खटिया के ऊपर कोई सोता है, सुबह उठता है तो पानी नीचे से होके जा रहा होता है, तो ये नदी कौन सी है, कोसी, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अच्छा सोरो ऑफ ऊना कौन सी रिवर है, कमेंट करके फटाफट बताओ। अगर आपको अपने हिमाचल की भी जानकारी नहीं है तो मुश्किल हो सकती है आने वाले समय में। विच रिवर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर,
कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है? तो दोस्तों ये नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है। याद कैसे रखोगे? कृष्ण, भगवान कृष्ण, नाग के ऊपर नाचे थे भगवान कृष्ण, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो। अर्जुन किसके मित्र थे? कृष्ण के। कावेरी डेल्टा मैंग्रोव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन विच इंडियन स्टेट। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे डेल्टा है टर्म, एक होता है एस्चुअरी, ठीक है। अब कोई नदी है, सपोज करो वो खाड़ी में जाके गिरेगी, तो अगर वो ऐसे ऐसे गिर रही है धीरे धीरे तो वो डेल्टा बना देती है। अगर नदी यहाँ से होके ऐसे ही गिर जाएगी तो बहुत छोटा सा ये बनेगा एरिया, तो इसको एस्चुअरी बोलते हैं। अगर ऐसे ऐसे धीरे धीरे पानी गिराएगी खाड़ी में तो डेल्टा बनता है। जैसे कि सुंदरवन डेल्टा आपने देखा होगा, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड सोन। तो जो कोवेरी डेल्टा है तो ये बेसिकली तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। इसका डी ऑप्शन सही है। बिच इज अ प्लांटेशन क्रॉप, बागानी फसल, तो कॉफ़ी और चाय ये तो है ही, बाकी रबड़, तो यहाँ पे ये सभी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में, ये किस चीज़ के लिए, किस तरीके के खनिज के लिए, मिनरल के लिए बहुत ही फेमस है? तो ये दोस्तों लोहे के लिए, छत्तीसगढ़ का लोहा काफ़ी फेमस है। बेलाडीला जगह का नाम याद रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेगुर सोइल जो होती है कौन सी होती है? तो ये ब्लैक सोइल होती है, कॉटन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, कपास के लिए। थोरियम जो है ये ड्राइव हुआ है कहाँ से? तो थोरियम जो है ये निकलता है मोनोजाइट से। तो जो भी यहाँ पे ओर्स वगैरह हैं इनको पढ़ के जाना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओर्स, अयस्क हिंदी में अगर बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दे रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर इसका सही आंसर। जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा व्हाट्सएप पर। दोस्तों नुमालीगढ़ एक तेल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है, कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में? जगह आपको वो स्टेट बतानी है, राज्य बताना है। तो देखता हूँ किसका सही आंसर आता है। बाकी परचेज करना चाहो, क्योंकि ऐसा होता है अगर मैनरली आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है, आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तब क्या करिए, पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छे से टॉपिक्स निकाल के एक एक चीज़ छान मारिए। जो कमीशन होता है वो उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है। नए क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, 20 से 30%, वो भी टॉपिक्स के थ्रू निकाले जा सकते हैं। 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।